हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं आप लोगों से ह्यूमन राइट्स पर चर्चा करने जा रहा हूं। कल मैंने राइट्स इश्यूज़ पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पर एक्चुअली चर्चा किया था। आज मैं ह्यूमन राइट्स पर चर्चा करूंगा। कल महिलाओं के अधिकार वाले आयोग पर चर्चा करूंगा या महिलाओं के अधिकार संबंधित बातों पर चर्चा करूंगा। और परसों फिर बच्चों के अधिकार संबंधी मामलों पर चर्चा करूंगा। फिर पिछड़ी जातियों के अधिकारों संबंधी मामलों पर चर्चा करूंगा। फिर उसके बाद से अल्पसंख्यकों यानी बृहस्पतिवार तक ही हम करंट अफेयर्स, पॉलिटी या जीके में, जीएस में जो भी होगा पढ़ाएंगे। फिर जो बचा खुचा रहेगा अगले सोचो कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन हम पीएसआईआर पर क्लास लेंगे। और जीएस में जो बचा खुचा रहेगा वो अगले मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे इत्यादि में ख़त्म करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आज हम ह्यूमन राइट्स पर चर्चा करने जा रहे हैं। कल हम महिलाओं के अधिकार संबंधी आयोग पर चर्चा करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, आप लोग पढ़ करके आइएगा। खैर, हम शुरू करते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने से लोगों के साथ किस तरह से, खास करके कमज़ोर लोगों, गरीब लोगों के साथ किस तरह से प्रशासनिक अधिकारी व्यवहार करते रहे हैं, एकदम भेड़ बकरी जैसा। एक्चुअली पूरे इतिहास के दौरान जब जमींदारी प्रथा थी या प्राचीन समाज में जब मास्टर हुआ करते थे या फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, वो सब अपने से छोटे लोगों को दबाया करते थे। उस समय चूँकि कोई कोर्ट या कोई आयोग तो था नहीं जो इन सब चीज़ों को लागू करा सके। लेकिन जैसे जैसे समाज खुलता गया, पश्चिमी देशों का प्रभाव बढ़ता गया, जिसको वेस्टर्नाइजेशन का एम एन श्रीनिवास जाने माने समाजशास्त्री वेस्टर्नाइजेशन यानी पश्चिमीकरण की संज्ञा देते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे इसका बोध भी होता गया गरीब लोगों को कि भाई हमारे भी इंसान के रूप में कुछ अधिकार हैं जिसका दमन दूसरा इंसान नहीं कर सकता। हमारे यहाँ एक कोतवाल साहब थे, इंस्पेक्टर साहब। वो एक रिक्शे वाले को बोले कि भाई यहाँ से वहाँ चलना है कोतवाली तक, तो लेकर के गया। बाद में पूछे कितना पैसा हुआ, तो पैसा लेना नहीं चाहता था, चूँकि देखा कि भाई कोतवाल साहब हैं, वो पीतल का 3 तो बिल्ला लगाए हुए थे। तो ऐसी दशा में वो डर गया बेचारा, कहा कि साहब जाइए। कोई गुस्सा सोचा कि अन्य पुलिस वालों की तरफ से खुश होंगे, उन्होंने दे दिया 2 तमाचा और कहा कि इंसान को बैठा कर इंसान खींचता ये कम बड़ी बात है, बताओ तुम्हारा कितना पैसा हुआ। तो डरते डरते बोला 10 या 20 रुपये जो भी बोला। उन्होंने 50 रुपये का नोट दिया, कहा कि भाई ये लो, ये एक्स्ट्रा है, लेकिन इसको हमको लौटाना मत, क्योंकि हम तुमसे ज़्यादा कमाते हैं, इसलिए इसको ले करके जाओ। और भूल बस आगे से कभी भी किसी पुलिस वाले को या किसी प्रशासनिक अधिकारी को बैठाओ तो पैसा लिए बिना मत काम करो, क्योंकि तुम मेहनत करते हो। ऐसा तो वहाँ से यहाँ तक खींच करके लाए और इंसान को इंसान बैठा कर खींचता है, ये बड़ी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि गरीब तबके के जो लोग हैं उन लोगों के भी कुछ राइट्स होते हैं। इस बाबत जो है ध्यान पहली बार 20वीं सदी में गया जब कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से शासन होने लगा, और इस तभी जा कर के कोड बने। अंग्रेज़ों के आने से मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन के रूप में कई फ़ायदे हुए, जो कि इसमें कोड भी एक है। यानी आधुनिक युग में फैसला पंच नहीं करते या पंचायत को लोग नहीं मानते, बल्कि फैसला अदालतों में होती है। अब छोटे मोटे गांव गिराव के झगड़े की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बड़े झगड़े और बड़े मामलों की बात कर रहा हूं, जिसमें लोग कोर्ट जाते हैं और कोर्ट के फैसले को मान लेते हैं न्याय के रूप में। अब जैसे बाबरी मस्जिद ही था वहाँ राम जन्मभूमि अयोध्या में, वो एक विवादित ढांचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने उस पर फैसला दिया 2019 में, और उस फैसले को मुस्लिम समाज ने भी सहर्ष स्वीकार कर लिया, किसी ने विरोध नहीं किया, और हिंदू समाज ने भी स्वीकार कर लिया। उसने वहाँ जो भी ज़मीन थी उसके टाइटल सूट का मामला था, वो राम जन्मभूमि यानी रामलला न्यास को सौंप दिया। पूरा का पूरा राम जन्मभूमि और जो भी विवादित ढांचा था बाबरी मस्जिद का, वो पूरा का पूरा पूरी ज़मीन जो है वो रामलला ट्रस्ट को सौंप दिया कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने। चूँकि उसके ऊपर कोई भारत में अदालत होती नहीं, तो सब ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं
इंसानों के भी कुछ अधिकार होते हैं। सबसे बेसिक अधिकार को हम सिविल राइट्स कहते हैं, जिसको रोटी कपड़ा मकान का अधिकार कहते हैं। भाई पेट नहीं भरेगा तो बुद्धि कैसे काम करेगी। तो रोटी की ज़रूरत है, फिर कपड़ा, तन ढकने के लिए कपड़ा, यानी नेचर में कभी बाढ़ आएगी, कभी सूखा पड़ेगा, कभी ठंड पड़ेगी, कभी गर्मी पड़ेगी, उस हिसाब से कपड़े भी चाहिए। वैसे भी इंसान सुसंस्कृत अपने आप को मानता है, तो नंगा तो रह नहीं सकता। कपड़ा तो उसको तन ढकने, कम से कम सेंसिटिव ऑर्गन्स ढकने के लिए उसको कपड़ा तो चाहिए ही। हम आदिवासी समाज में तो रहते नहीं हैं, खाना बदोश समाज में रहते नहीं हैं, तो इस वजह से सभ्य समाज के लिए कपड़ा भी ज़रूरी है। तो कपड़ा भी ज़रूरत है, और मकान, एक छत भी चाहिए जिसके नीचे लोग अपना रहते हैं। गर्मी, बरसात या ठंड से बचने के लिए, या झंझावात या किसी अन्य तरह के तूफान से बचने के लिए लोगों को एक छत की भी ज़रूरत होती है। इसलिए इनको सिविल राइट्स कहते हैं। ये सभी राइट्स जो हैं नेचुरल राइट्स में, अरे जब राज्य नहीं थे तब भी इंसान इन सब चीज़ों की व्यवस्था करता था। राज्य के अस्तित्व में आने के बाद माना जाता है ऋग्वैदिक पीरियड से, भैया आप उसके पहले अगर हम चलें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से राज्य का कोई उल्लेख तो मिलता नहीं है। व्यापारियों द्वारा चीज़ों का प्रबंध किया जाता था, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। तो राज्य की अवधारणा पहली बार ऋग्वैदिक पीरियड में ही आई, उसके पहले तो थी नहीं। चाहे वो ताम्र पाषाण का युग हो, चाहे लौह पाषाण का युग हो, यानी चाहे सिंधु घाटी सभ्यता के पहले झूकर झांकर जैसी ग्रामीण संस्कृति हो, या शहरी संस्कृति हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों का जो उदय हुआ हड़प्पा संस्कृति के दौरान, उसका सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान, तो उसका जिक्र हो, तो उसमें राज्य का जिक्र नहीं है। लेकिन उसके पहले भी राज्य का जिक्र नहीं मिलता। तो राज्य का मोटे तौर पर जिक्र जो है पहली बार ऋग्वैदिक पीरियड से ही मिलता है। उसमें भी लेटर वैदिक पीरियड में राज्य कंसोलिडेट हुआ, यानी जब स्टोन एज पाषाण युग थे उस समय राज्य का कोई अस्तित्व नहीं था। उसके बाद ताम्र पाषाण, जैसे मेहरगढ़ वगैरह से जो साक्ष्य मिले हैं, जो पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान के पास, तो उसमें जो है वहाँ से भी कोई साक्ष्य नहीं मिला है राज्य का। और उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन आई, वहाँ से भी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या धोलवीरा इत्यादि जगहों से कहीं से भी राज्य के साक्ष्य नहीं मिले हैं। चाहे वो स्थल साइट्स जो हैं, चाहे वो भारत में पाए जाएं, चाहे पाकिस्तान में पाए जाएं, लेकिन कहीं से भी राज्य के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इससे इतिहासकारों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि संभव है कुछ समय व्यापारी मिलकर के इन चीज़ों का प्रबंध करते हों। तो इस प्रकार से राज्य का अस्तित्व तो बहुत बाद में, यानी लेटर वैदिक पीरियड से माना जाता है। ऋग्वैदिक पीरियड में भी राजा का उल्लेख जरूर है, लेकिन वो एक बहुत ही प्रारंभिक चरण की बात है। सीडेंट्री इकॉनमी, जब एग्रीकल्चर लोगों ने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। हालांकि माना जाता है एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करना, प्लाउशेयर यानी हल के फाल का प्रयोग करना लोगों ने कालीबंगा के झूकर झाकर जो ग्रामीण संस्कृति थी वहाँ से ही शुरू कर दिया था। और मेहरगढ़ में भी इसका प्रयोग किया था। बाद में चल कर के लोगों ने वैदिक पीरियड में भी, जिसमें उत्तर वैदिक पीरियड और पूर्व वैदिक पीरियड दोनों आते हैं, यानी ऋग्वैदिक पीरियड और उत्तर वैदिक पीरियड दोनों आते हैं, दोनों में इसका प्रयोग किया। और माना जाता है चक्रवर्ती राजा का जो कॉन्सेप्ट है वो उत्तर वैदिक पीरियड में ही आया। राज्य की पूरे राज्य की अवधारणा वास्तव उत्तर वैदिक पीरियड में आई। इसे 900 ईसा पूर्व माना जाता है, या उसके पहले का काल माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व ऋग्वैदिक पीरियड का माना जाता है। खैर, उसके बाद धीरे धीरे करके राज्य की अवधारणा आती गई और राजा का उदय होता गया। तो कहा जाता है जैसे पश्चिमी देशों में, चाहे हॉब्स हों, चाहे ये रूसों हों, किसी ने भी जिसने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी जैसी चीज़ें उत्पादित की हैं या बनाई हैं, या उस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। समाज में जब झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया और दबंग लोग लगे कमज़ोर लोगों को सताने, तो ऐसी दशा में एक व्यवस्था का निर्माण किया गया। लोगों ने मिल कर के आपस में समझौता किया, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसी को कहते हैं। इसी तरह से राज्य का उद्भव हुआ। जैसा कि पश्चिमी देश में चाहे वो हॉब्स हो, चाहे लॉक हो, चाहे रूसो हो, ये सभी लोग मानते हैं। हालांकि बाद के इतिहासकार, बाद के राजनीतिक चिंतक भी इन चीज़ों को मानते हैं कि भाई राज्य का उद्भव जो है लोगों की सहमति से ही हुआ है। अपने प्रोटेक्शन के लिए लोगों ने आपस में सहमति किया कि भाई देखते हैं दबंग आदमी धीरे धीरे सबको दबाता जा रहा है, कल को ये हमको भी दबाएगा, तो इससे पहले
हम क्यों ना अपनी बात अपने जो पीड़ित लोग हैं उन लोगों के बीच रखें और उसके सब लोग मिल करके उसके दबंग आदमी के ऊपर दबाव डालें ताकि वो भी सहमत हो बातों से और धीरे धीरे समाज में एक व्यवस्था का निर्माण हो और उसी के अनुसार सब लोग चलें। ऐसे ही इतिहास में चीज़ें चलती रही हैं। लेकिन मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जितने भी सिविल राइट्स हैं रोटी कपड़ा मकान के, ये सब के सब जो हैं चाहे राज्य अस्तित्व में हो या ना हो, ये हमेशा ही इंसान की ज़रूरत रहे हैं। हमेशा ही इंसान इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहा है। उसके बाद पॉलिटिकल राइट्स है, आधुनिक राज्य आ गए तो पॉलिटिकल राइट्स भी आ गए, नेचुरल राइट्स भी आ गए। नेचुरल राइट्स में ये नहीं होता नेचर ने जो AK गोपालन केस था 1950 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने नेचुरल राइट्स की व्याख्या ही कुछ उल्टी कर दी कि नेचर ने जैसा बना के भेजा, यानी बड़ी मछली व्हेल मछली छोटी मछली को निगल जाती है, यही प्रकृति का विधान है। और शेर दौड़ा करके हिरन का शिकार कर लेता है जंगल में, यही प्रकृति का विधान और इसे ही नेचुरल राइट्स कहते हैं। लेकिन राइट्स शब्द लगा हुआ है, राइट बहुवचन में ही जनरली लिखा जाता है, जिसका मतलब दावेदारी क्लेम होता है। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि जो नेचुरल राइट्स थे उसमें दो राइट्स को मनेका गांधी केस जो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था 1978 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया था कोई अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता और किसी भी व्यक्ति को अपने ऊपर लगे दोषों से मुक्ति के लिए हर फोरम हर मंच के इस्तेमाल की छूट होनी चाहिए, यानी राइट टू सेल्फ रिप्रेजेंटेशन भी इसी में आता है। इन दोनों चीज़ों को स्वीकार कर लिया था उसी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने 1950 में AK गोपालन केस में जो मद्रास राज्य के विरुद्ध था वो इसको खारिज कर दिया। एक्चुअली ये अनुच्छेद 22 से रिलेटेड था, लेकिन ये जो केस था मनेका गांधी वाला ये अनुच्छेद 14, 19 और 21 से रिलेटेड था। खैर, तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलट दिया था 1978 में मनेका गांधी केस में, और इसलिए वो फेमस हुआ था। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तब से उसी पर आधारित चला आ रहा है। उसे DD बसु साहब उत्तर से दक्षिण की यात्रा के रूप में बताते हैं। तो नेचुरल राइट्स में दो राइट्स हो गए, किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ लगे आरोपों के विरुद्ध किसी भी मंच के इस्तेमाल यानी अपने को निर्दोष साबित करने का हर मंच का इस्तेमाल करने की छूट होनी चाहिए, वो भी एक उसका एक अधिकार है। और दूसरा अधिकार ये है कि कोई व्यक्ति अपने ही किसी अपराध के मामले में जज नहीं हो सकता, वो कोई तीसरा व्यक्ति करेगा तभी जा कर के सही निर्णय आएगा। दूसरे शब्दों में, अगर आपने कोई गलती किया है तो और आप ही को जज बना दे, तो किसी फिल्म में जिसमें सलमान खान हीरो हैं वो एक डायलॉग बदमाश देता है ना कि भाई हम ही यहाँ के जज हैं, हम ही यहाँ के मुवक्किल हैं, हम ही यहाँ के गवाह हैं, हम ही XYZ हैं। तो इस प्रकार से कोई आदमी अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता, अगर है तो वो गलत है, क्योंकि कोई भी आदमी खुद को फंसाना तो चाहेगा नहीं, वो अपने को बरी करना ही चाहेगा। ये दो राइट्स नेचुरल राइट्स में आते हैं, जिसमें एक राइट्स तो दोषी व्यक्ति को ही मिला हुआ है और दूसरा राइट्स दोषी व्यक्ति के अतिरिक्त दूसरे को मिला हुआ है जो उसके मामले में फैसला देता है। उसके बाद पॉलिटिकल राइट्स आते हैं। ये सभी राइट्स पॉलिटिकल राइट्स में तो शामिल हैं ही। उसके अलावा पॉलिटिकल राइट्स में दो मेन राइट्स आते हैं, चुनाव लड़ने का अधिकार राइट टू फाइट इलेक्शंस और मतदान का अधिकार राइट टू कास्ट वंस वोट, यानी अपने मतदान देने का अधिकार। ये दोनों जो है पॉलिटिकल राइट्स में आते हैं, यानी चुनाव लड़ने का अधिकार और मताधिकार, ये दोनों के दोनों अधिकार किसी भी व्यक्ति को मिले हुए हैं और ये दोनों आते हैं पॉलिटिकल राइट्स में। उसके बाद से फंडामेंटल राइट्स में ये सभी शामिल हैं। फंडामेंटल राइट्स में वो ऐसे सभी अधिकार हैं जिनमें जो व्यक्ति को जन्म से मिले होते हैं और जिनके मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना किसी को भी DD बसु के अनुसार किसी को भी राज्य छीन नहीं सकता, हर नहीं सकता। इसीलिए इनको फंडामेंटल कहा जाता है, यानी इंसान के जन्म के साथ ये फंडामेंटली जुड़े होते हैं, मूल रूप से जुड़े होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना इनमें से किसी का भी लोप नहीं किया जा सकता। ये DD बसु साहब इसको गारंटीड राइट्स प्रत्याभूत अधिकार बोलते हैं। तो प्रत्याभूत प्रकृति इसे मूल बनाती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि भाई बहुत सारे ऐसे राइट हैं जिनका उल्लेख अनुच्छेद 19 में है, यानी राज्य के अस्तित्व में आने के पहले भी इंसान हंसता था, बोलता था, अपनी बात कहता, भले वो आओ की भाषा बोले, भले वो बॉडी लैंग्वेज से चीज़ों को बताए, लेकिन लैंग्वेज कोई न कोई तो थी, चाहे वो बोलने वाली लैंग्वेज थी, चाहे केवल समझने वाली लैंग्वेज थी।
बोलने वाली नहीं थी। तो इस प्रकार से कुछ तो कह करके अपनी बात समझाता ही था। तो मेरा मानना ये है, चलने फिरने घूमने टहलने आदि का अधिकार, ये सभी के सभी अधिकार राज्य के अस्तित्व में आने के पहले भी थे और बाद में भी बने। इसी वजह से चूँकि ये अनुच्छेद 19 में सभी शामिल हैं, इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है कि भाई इसमें जो 6 तरह के अधिकार इस समय हैं, ये सभी मैग्ना कार्टा, यानी जैसे इसको हटा दीजिएगा तो संविधान में कुछ बचेगा ही नहीं। मूल रूप से ये संविधान की वस्तु हैं, अंतर वस्तु हैं और ख़ास करके फंडामेंटल राइट्स की। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 19 में वो सभी अधिकार हैं जो राज्य के अस्तित्व में आने के पहले से इंसान एंजॉय कर रहा था, और इस प्रकार से भी ये फंडामेंटल है। यानी फंडामेंटल राइट्स दो अर्थों में है। एक तो बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो कि राज्य के अस्तित्व में आने के पहले से इंसान के साथ जुड़े हुए हैं, जो उसको जन्म से ही उपलब्ध थे। अब जैसे घरों में बेटा होने पर लोग जश्न मनाते हैं, क्यों? जबकि बेटा कोई ज़रूरी नहीं है कि बेटा आगे चल करके सेवा ही करे माँ बाप की, हो सकता है वो लतियावे भी, लेकिन फिर भी लोग जश्न मनाते हैं और उसके नाम से प्रॉपर्टी वगैरह सब ट्रांसफ़र कर देते हैं। बहनें भी ये मान लेती हैं कि चलो भाई ऐसा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट ने अरुण मिश्रा के बेंच ने विनीता शर्मा केस में 2020 में ही कह दिया था कि भाई जन्म से ही पैतृक संपत्ति में बेटी का अधिकार उतना ही होगा जितना कि बेटे का अधिकार है। और ये 1956 से ही मान लिया गया, जब से हिंदू कोड बिल उत्तराधिकार का नियम लागू हुआ था। हिंदू कोड बिल के तहत 4 तरह के अधिकार दिए गए थे इंसान को, हिंदुओं को, और उसमें से एक उत्तराधिकार का अधिकार, महिलाओं को बराबर अधिकार दिया गया अपने पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति ध्यान में से रखिएगा, यानी पिता की संपत्ति में, पिता या माता की संपत्ति, यानी जिसे आपने खरीदा अपने पत्नी के नाम से, उसमें नहीं। जो माता और पिता के समय से चला आ रहा है, यानी जन्म के पहले से माता और पिता के नाम से था, भले वो विरासत में प्राप्त हुआ है, उन्होंने खरीदा हो। तो अब जैसे आपने जो खरीदा वो आपके बेटे बेटी को समान रूप से मिल जाएगा। यही अरुण मिश्रा के बेंच का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, और ये विनीता शर्मा केस में 2020 में आया था। संभवतः उनके अपोजिट एक उनके पति देव थे, अशोक शर्मा या कुछ ऐसे ही नाम था उनका, जो भी है, लेकिन वो भारत संघ या किसी राज्य से रिलेटेड नहीं था, यानी पति पत्नी के झगड़े से ही संबंधित था, और इसी संपत्ति को लेकर के ये मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में। खैर, वो पुरानी बात हो गई। तो इस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स में ऐसे अधिकार भी हैं जिनकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या पर आधारित है, यानी जिनका प्रभाव सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या पर आधारित है, और ऐसे अधिकार भी हैं जो राज्य के अस्तित्व में आने के पहले से इंसान एंजॉय कर रहा है। इन दोनों की वजह से ये फंडामेंटल है। डी बसु साहब केवल बाद वाले, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही मानते हैं, लेकिन अनुच्छेद 19 उन अधिकारों का भी जिक्र करता है जो इंसान को राज्य के अस्तित्व में आने के पहले से उपलब्ध हैं, जैसे हंसने बोलने घूमने टहलने का अधिकार, या और भी अपने समकक्ष के लोगों के साथ मिलने जुलने, या संघ बनाने, या ये सहयोग लेने, या सहकारिता का निर्माण करने आदि का अधिकार, ये सब इंसान पहले से करता रहा है, जब राज्य अस्तित्व में नहीं थे तब भी। तो मोटे तौर पर इंसान तो ग्रेगरियस नेचर का होता है, यानी वो इंसान के साथ ना मिले तो उसको दीवार से बात थोड़े करेगा, तो काटने दौड़ेगा उसको। तो इस प्रकार से इंसान को इंसान की ज़रूरत पड़ती है, और ये राज्य अस्तित्व में रहे या ना रहे, इंसान को इंसान की ज़रूरत पहले भी पड़ती थी। यानी अनुच्छेद 19(1)(c) पहले भी था और आज भी है। तो मेरा मानना ये है कि ये मूल अधिकार 2 कारणों से होने चाहिए। एक तो इसमें ऐसे अधिकारों का जिक्र है जो राज्य के अस्तित्व में आने के पहले से इंसान एंजॉय कर रहा था, और ऐसे अधिकारों का भी जिक्र है जो राज्य के अस्तित्व में आने के बाद कोर्ट की व्याख्या पर आधारित हैं। तो इसमें दोनों तरह के अधिकार हैं जो मूल रूप से इंसान से जुड़े होते हैं, बिना इसके कोई विकास। इसीलिए सर्वांगीण विकास के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मानते हैं कि मूल अधिकारों का होना जरूरी है। ये इन्हें राजनीतिक अधिकार भी कहते हैं, पॉलिटिकल राइट्स भी कहते हैं, और DPSP को इकोनॉमिक राइट्स देने वाला बताते हैं। खैर, जो भी है वो तो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। यानी राइट्स से ही रिलेटेड चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और सबसे ऊपर ह्यूमन राइट्स है, यानी इंसान को इंसान समझकर उसे इज्जत दिया जाए, यही ह्यूमन राइट्स है। इसमें इसीलिए डिग्निटी आर्टिकल 1 में इसका जिक्र भी है, जो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने जारी किया था, UN डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, जिसको कहते हैं
उसमें आर्टिकल 1 में डिग्निटी, मर्यादा यानी गौरव यानी इंसानी इज्जत की बात की गई है। इंसान को समाज जिस तरह की इज्जत देना चाहिए वैसे ही, अगर ये ना सोचे कि भाई वो गोरा है, काला है, रिक्शा चलाता है, कि मुकेश अंबानी है, कि IAS अधिकारी है, कि क्या है, मोटा है, नाटा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कहने का तात्पर्य ये है कि इंसान को बस इंसान समझ करके उसको अगर आप इंसान की तरह से इज्जत देते हैं, वही ह्यूमन राइट्स है। इसीलिए इसको सबसे ऊपर रखा गया है, यानी फंडामेंटल राइट से भी ऊपर रखा गया। यानी फंडामेंटल राइट्स में जो बातें कही गई हैं उसमें डिग्निटी जोड़ दीजिएगा तो ये ह्यूमन राइट्स हो जाएगा। इसी प्रकार से नेचुरल राइट्स में 2 और अधिकार जोड़ दीजिएगा, पॉलिटिकल राइट्स हो जाएगा। उसमें फंडामेंटल राइट्स हमने बताया ही, फंडामेंटल क्यों कहते हैं, इसको लंबा चौड़ा एक्सप्लेन किया। और सबसे नीचे सिविल राइट्स आते हैं, जिसमें मुख्यतः रोटी, कपड़ा, मकान या बढ़िया से जीने का अधिकार, ये सभी के सभी सिविल राइट्स में आते हैं। चाहे उसमें स्वच्छ पर्यावरण हो। इसीलिए अनुच्छेद 21 की भाषा सबसे छोटी है, लेकिन सबसे ज़्यादा व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने उसी की किया है। इसीलिए अनुच्छेद 21 को माना जाता है कि भाई वो सतसैया के दोहरे की तरह से, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटल लगे घाव करें गंभीर, जैसा माना जाता है अनुच्छेद 21 को। खैर, इसमें शादी ब्याह करने संबंधी, पढ़ाई लिखाई संबंधी वाजपेयी साहब ने 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसमें 21A जोड़ करके प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क यानी राज्य के खर्चे पर निःशुल्क लेने की व्यवस्था भी कर दिया था, और उसको भी एक राइट, फंडामेंटल राइट बना दिया था, जो कि अनुच्छेद 21A के अंतर्गत जिसका वर्णन है। अब हम लोग आते हैं ह्यूमन राइट्स, आपको समझा दिए। ह्यूमन राइट्स में सबसे प्रमुख डिग्निटी है, यानी फंडामेंटल राइट्स तक जो भी बातें उसमें डिग्निटी जोड़ दीजिएगा तो ह्यूमन राइट्स आ जाएगा। ये बात बहुत पहले से चली आ रही थी। प्रशासनिक अधिकारी, अंग्रेजों के ज़माने से प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी जो है लोगों का उत्पीड़न करते हैं। यानी दूसरे शब्दों में, राज्य से बड़ा कोई गुंडा तो है नहीं। राज्य अपने हिसाब से काम करता है, वो कानून की आड़ में बदमाशी करता है, लोगों के अधिकारों का दमन करता है। तो अंग्रेज़ों के ज़माने से व्यवस्था चली आ रही थी, इसमें परिवर्तन करना ज़रूरी था। लेकिन इफ़ेक्टिव कोई इंस्टीट्यूशन या इंस्ट्रूमेंट नहीं बन पा रहा था, जिसकी वजह से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी खास करके नेशनल इमरजेंसी के दौरान एकदम आतताई हो गए, निरंकुश हो गए। इसके बाद से इस पर बहस चलती रही। अंत में 1993 में आकर के, जब नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे, राइट्स टू ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट यानी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित कराया गया, जिसके तहत देश राष्ट्रीय स्तर पर एक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC जिसको कहते हैं गठित करने का फैसला लिया गया, और राज्य स्तर पर एक फैसला लिया गया कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन होंगे। इन दोनों के अधिकारों का भी जिक्र किया गया, और इसमें जजों की भूमिका को ज़्यादा माना गया, बड़ा माना गया। और इसमें 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने कुछ बदलाव किए, तो जो वर्तमान स्थिति है हम उसका जिक्र करेंगे और ये बताते चलेंगे मुख्य बदलाव किस में हुए। तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में पारित करके NHRC और राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया। अभी तक 26 राज्य गठित किए गए हैं। ज़्यादातर जो संघ राज्य हैं उनको किसी न किसी राज्य के साथ ही लगा दिया गया। जम्मू कश्मीर का अपना अलग, उसकी अपनी अलग व्यवस्था थी, वो पहले वहाँ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जैसा कोई प्रभाव नहीं दिखता था, क्योंकि उसके अपने अधिकार थे। उसका अपना कानून अनुच्छेद 370 2 और 3 के अंतर्गत जिससे ख़त्म कर दिया था 5 अगस्त 2019 को अमित शाह जी ने एक घोषणा के द्वारा। खैर, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। बहरहाल, अभी की स्थिति ये है कि भारत में दोनों आयोग काम कर रहे हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये दोनों काम कर रहे हैं। अब दोनों के मैंडेट्स, यानी इसमें 4 हेडिंग आप बनाइए। पहला तो इस्टेब्लिशमेंट बनाइए कि कब इसकी स्थापना हुई और इसके कंपोजिशन के बारे में चर्चा कीजिए। दूसरा, यानी मुख्य रूप से ये इसमें कितने सदस्य होते हैं, सबकी उम्र रिटायरमेंट की क्या होती है। फिर तीसरा, फंक्शन का बनाइए, उनके कार्य क्या क्या होते हैं। और चौथा, वर्किंग ऑफ द कमीशन, यानी कमीशन जो कार्य प्रणाली है, माने वर्तमान में कौन कौन से ऐसे फील्ड हैं जहां कमीशन इफेक्टिवली मजबूती से काम किया, प्रभावी ढंग से काम किया है। तो ये 4 हेडिंग में हमको लगता है चीज़ें समेटा जाएंगी।
और इन्हीं 4 पर फोकस करिए। तो सबसे पहले हम लोग इस्टेब्लिशमेंट 1993 के तहत हुआ, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के अंतर्गत ही इन दोनों का निर्माण किया गया। यानी यह स्टैट्यूटरी बॉडी है, संविधान में इसका जिक्र नहीं है, संविधानेतर है लेकिन सांविधिक है, यानी कानूनी रूप से निर्मित है, पार्लियामेंट ने इसका निर्माण किया है। अब आइए, पहले ये था कि सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस, जो कि सर्विंग चीफ जस्टिस के परामर्श से अपॉइंट किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, वही नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरपर्सन होगा। लेकिन 2019 में कर दिया गया कि भाई ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज अगर है या कोई सर्विंग जज है, वह भी चीफ जस्टिस की राय से राष्ट्रपति उसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का अध्यक्ष बना सकता। अरुण मिश्रा जज ही तो थे जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष आगे चल करके बने थे। तो इस प्रकार से संभवतः 2021 में वो रिटायर कर गए थे। तो इस प्रकार से अरुण मिश्रा साहब जो NHRC के अध्यक्ष बने थे, वो 2019 में जो मोदी सरकार ने संशोधन किया था 1993 कानून में, उसी के तहत बनाए गए थे। तो एक तो ये था, तो पहले ये था 5 साल या 70 साल, चूँकि 65 साल में रिटायर ही होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, तो 70 साल यानी 5 साल या 70 साल जो भी पहले घटित हो, अगर तुरंत अपॉइंट हो गए तो 5वें साल, और नहीं तो 70 साल की उम्र तक जब भी पूरा हो जाए उसके पहले वो व्यवस्था भी है। लेकिन अब 5 साल को घटा करके 3 साल कर दिया गया है। उसका भी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी, दोनों का घटा करके 3 साल कार्यकाल कर दिया गया, चाहे सदस्य हों चाहे अध्यक्ष हों, दोनों का कार्यकाल 3 साल। और दोबारा अपॉइंटमेंट की व्यवस्था कर दी गई है, पहले दोबारा अपॉइंटमेंट की व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में ये हटाने की जो व्यवस्था है वो भी इसी में वर्णित है, यानी कंपोजिशन में ही उसका जिक्र करेंगे। हटाने की जो व्यवस्था वो UPSC के चेयरपर्सन और मेंबरान की तरह से है, यानी प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का आरोप अगर लगेगा तो सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करेगा। शेष मामलों में अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, यानी दिमागी रूप से अगर आप खुराफाती हो गए, दिवालिया हो गए, या आर्थिक रूप से दिवालिया हो गए, यानी अगर आप बैंकरप्ट हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, या किसी अन्य मामले में, आपराधिक मामले में आपको अगर सज़ा दे दिया कोर्ट ने 2 साल या उससे अधिक समय के लिए, या किसी अन्य मामले में अगर आपको डिबार किया गया है कोर्ट के द्वारा, तो कोर्ट ने पहले ही कर दिया है, दोबारा कोर्ट से जांच कराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे इन सभी मामलों में राष्ट्रपति सीधे हटा सकता है। लेकिन अगर कदाचार और अक्षमता का आरोप लगा है तो इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट करेगा, और सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार ही काम करना होगा। जनरली इसके लिए जो समय निर्धारित होता है सुप्रीम कोर्ट की जांच का, वो सुप्रीम कोर्ट खुद ही तय करता है। जनरली 90 दिन होता है, लेकिन 30 दिन 14 दिन के भीतर भी वो अपनी जांच रिपोर्ट सौंप सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट खुद ही तय करता है ऑन मेरिट। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर सकता है प्रेसिडेंट, अगर इन दोनों में से किसी एक चीज़ का आरोप, बिना उसकी जांच के हटाने का मतलब वह गलत हो जाएगा, यानी कानूनी रूप से गलत हो जाएगा, जिसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों पलट सकते हैं। आपको हम बताते चलें, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो या स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, इन दोनों को सिविल कोर्ट के पावर मिले हुए हैं, यानी ये साक्ष्यों को मंगा सकते हैं। किसी भी बड़े से बड़े अधिकारी, चाहे वो DGP हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो राज्य के, पुलिस विभाग के हेड हो या प्रशासनिक हेड हो, इन दोनों को तलब कर सकता है। कोई किसी फाइल की मांग कर सकता है, सम्मन दे सकता है, सम्मन करके इनकी मांग कर सकता है, ठीक है। तो इसको सिविल कोर्ट के सारे पावर, लेकिन जेल नहीं भेज सकता है, वो पावर केवल रेगुलर कोर्ट के पास है, जिसको ऑर्डिनरी कोर्ट भी कहते हैं, यानी जिसके शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट है। जेल भेजने का पावर या जमानत देने का पावर जो है, ये ऑर्डिनरी कोर्ट या रेगुलर कोर्ट के पास ही होता है। तो इस प्रकार से जो मुख्य परिवर्तन किए गए हैं उसमें 5 साल की जगह पर 3 साल कर दिया गया है कार्यकाल। और अब व्यवस्था ये की गई है, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसका अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज भी हो सकता है। मेंबरान के रूप में कोई सर्विंग जज या अन्य भी हो सकते हैं। और वहाँ ये व्यवस्था की गई है 5 लोग होंगे, चेयरमैन सहित या चेयरमैन के अतिरिक्त दोनों व्यवस्था हो सकती है। और उसमें 3 लोग जो होंगे वो बाहर से, यानी जिनके पास मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने का लंबा अनुभव होगा, या उन्होंने कोई बढ़िया डिग्री डिप्लोमा हासिल किया इस फील्ड में, तो उनको मानवाधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। जबकि राज्य मानवाधिकार आयोग में
एक रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज कोई होगा जो कि चीफ जस्टिस की राय से अपॉइंट होगा, और हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज जो होगा वही चेयरपर्सन होगा स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का, और सर्विंग या रिटायर्ड जज जो होंगे वो सदस्य होंगे। दूसरे शब्दों में जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो हाई कोर्ट के ही कोई जज होंगे जो वहाँ के चीफ जस्टिस के परामर्श से रिटायर, ऐसा नहीं चीफ जस्टिस उसमें शामिल नहीं होगा, अगर चीफ जस्टिस रिटायर हो चुका है तो वो भी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का अध्यक्ष बन सकता है। ठीक वैसे ही जैसे केंद्र में व्यवस्था है, यानी अगर वहाँ चीफ जस्टिस रिटायर हो गया है तो सर्विंग जो चीफ जस्टिस है उसके परामर्श से उसको भी वहाँ का उसका अध्यक्ष नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। जो व्यवस्था उसके सदस्यों को और अध्यक्ष को हटाने की वही व्यवस्था राज्य में भी की गई है। और दोनों को जो मैंडेट मिले हैं उसमें एक ही अंतर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ट्रीटी एग्रीमेंट्स होते हैं मानवाधिकार के संरक्षण संबंधी, उस मामले में नेशनल ह्यूमन राइट्स को तो पावर है, उसका अध्ययन करेगा और उसको लागू करवाने की कोशिश करेगा देश के भीतर, लेकिन राज्य मानवाधिकार आयोग को ये अधिकार नहीं है। शेष सभी अधिकार जो हैं, यानी फंक्शन की जब हम चर्चा करेंगे तीसरे उस पर आएंगे, तो फंक्शन में हम ये कहेंगे कि मानवाधिकार की रक्षा करना ही प्रमुख कार्य होता है इन दोनों आयोगों का, और दोनों के अलग अलग भी आप फंक्शन का जिक्र करेंगे लेकिन फंक्शन ऑलमोस्ट सेम होंगे। एक बस ट्रीटीज वगैरह का जिक्र या एग्रीमेंट जो भी अंतर्राष्ट्रीय कविनेंट्स जो भी होते हैं मानवाधिकार के संरक्षण संबंधी, उसका अधिकार उसके अनुसार देश के भीतर चीज़ों को लागू कराने का अधिकार नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को तो है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये यूनियन सब्जेक्ट का विषय है। और कॉन्करेंट और स्टेट लिस्ट से में जो विषय हैं उनसे संबंधित अगर कोई मामला है और उसमें अगर मानवाधिकार का उल्लंघन होता है तभी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन उसमें दखल देगा। एक्चुअली ये दोनों जो कमीशन है, चाहे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन हो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, ये राज्य और संघ सूची के अनुसार ही कार्य करते हैं। उससे रिलेटेड जो मामले हैं उसी में अगर मानवाधिकार, अब कब मानवाधिकार का उल्लंघन होता है कब नहीं, ये आपको डिटेल स्टैट्यूट पढ़ने से ही क्लियर होगा। दूसरे शब्दों में पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया तो मानवाधिकार का उल्लंघन हो जाए, ऐसी बात नहीं है। ये दूसरी बात है कि महिला अपने अधिकार के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग जा सकती है या राज्य महिला आयोग भी जा सकती है। संघ राज्यों में दिल्ली एक अपवाद है, दिल्ली के सभी मामले नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा ही देखे जाते हैं। दिल्ली संघ राज्य को अन्य संघ राज्यों की तरह से ये नहीं कहा गया कि आप राज्य स्तर पर मानवाधिकार आयोग बनाएंगे, यानी दिल्ली को छोड़ करके शेष सभी जगहों पर राज्यों के राज्य वो व्यवस्था 2019 में क्लियर भी कर दिया गया कि ये किया गया है कि संघ राज्य जो वहाँ के राज्य के मानवाधिकार आयोग में उनके साथ क्लब किए जा रहे हैं, उनके मामले वहाँ के राज्य मानवाधिकार आयोग, अब जैसे पुडुचेरी का मामला है तो केरल उसको तमिलनाडु देखेगा, और लक्षद्वीप का मामला है तो पुडुचेरी का मामला तमिलनाडु देखेगा और लक्षद्वीप का मामला केरल देखेगा। अंडमान निकोबार आइलैंड का मामला जो है कलकत्ता हाई कोर्ट देखेगा, या कलकत्ता का जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन होगा वो देखेगा, उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। किसी भी मानवाधिकार आयोग के फैसले के खिलाफ कोई व्यक्ति अगर उससे सहमत नहीं है तो हाई कोर्ट जा सकता है, और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट, निचली अदालतों में नहीं जा सकता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दो ही उसके लिए एवेन्यूज़ उपलब्ध होंगे। खैर, तो इस प्रकार से फंक्शन की जब चर्चा करेंगे तो पहला फंक्शन बताएंगे कि अगर वो संघ सूची या राज्य सूची या समवर्ती सूची संबंधित किसी भी मामले में अगर मानवाधिकार का उल्लंघन होता है तो इन दोनों आयोगों को उसे देखने का अपने अपने क्षेत्राधिकार में अधिकार है। जाहिर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पूरे देश के मामले देख सकता है, लेकिन राज्य मानवाधिकार आयोग अपने राज्य से संबंधित अधिक से अधिक संघ राज्य को अगर उसके साथ क्लब किया गया है तो संघ राज्य के मामले देखेगा, लेकिन पूरे देश के मामले नहीं देख सकता है। यानी वो अपने को वहीं तक सीमित रख सकता है जो राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो विषय वर्णित हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट यानी संस्थानिक व्यवस्था जो है उसको मजबूत करने का, स्ट्रेंथन करने का पावर भी इनको दिया गया। इस मामले में पावर क्या दिया गया है, रिकमेंडेशन कर सकते हैं ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार से, भाई आप इन संस्थाओं को मजबूत करिए, क्योंकि ये अब जैसे उदाहरण के लिए एक संस्था है जो विकलांग यानी जिनको दिव्यांग मोदी जी कहते हैं, दिव्यांग जनों के मामले में जो कमिश्नर होते हैं
फिजिकली चैलेंज्ड या जो दिव्यांगजन हैं उनके मामले देखने के लिए, वो भी एक संस्था है। वो जनरली सीनियर आईएएस ही होते हैं वो भी, ठीक है। तो वो कमिश्नर फॉर पीपल विद डिजेबिलिटीज़, यानी ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, उनका एक कमिश्नर होता है। तो ये भी एक संस्था है। इसी प्रकार से अल्पसंख्यकों के मामले देखने के लिए, पिछड़े वर्गों के मामले देखने के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के मामले देखने के लिए, महिलाओं के मामले देखने के लिए, या बच्चों के अधिकार संबंधी मामले को देखने के लिए अलग अलग संस्थाएं हैं। एक्चुअली 3 संस्थाओं के जो चेयरपर्सन हैं वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होते हैं। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग का की जो चेयरपर्सन, राज्य नहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य वो यही 3 राज्य मानवाधिकार आयोग के भी एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। लेकिन मैं केंद्र की बात कर रहा हूँ, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात कर रहा हूँ। उसमें राष्ट्रीय महिला आयोग के जो चेयरपर्सन होती हैं जनरली महिलाएं होती हैं। जैसे मैं एक शर्मा जी हैं, संभवतः रेखा शर्मा है, तो वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक्स ऑफिशियो मेंबरान भी होंगी। इसी प्रकार से जो पिछड़ी जातियों या बच्चों के अधिकार संबंधी मामले के, यानी चाइल्ड राइट्स के प्रोटेक्शन संबंधी मामलों के देखरेख के लिए जो आयोग बना है, उसके जो चेयरपर्सन होंगे वो भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबरान होंगे। इसी प्रकार से पिछड़े वर्गों के अधिकारों संबंधी चीज़ों को देखने के लिए जो चेयरपर्सन होते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के, वो भी एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक 3 को शामिल नहीं किया गया है। ये 3 ही एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। चूँकि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग में आते ही हैं, तो इनके लिए पिछड़ा वर्ग ही हो गया। और अगर महिला है और बच्चे हैं तो महिला में ही तो है नहीं भाई, हिंदू का होगा, केवल मुस्लिम का नहीं होगा, उसमें कोई भी महिला हो सकती है और बच्चों में कोई भी बच्चा हो सकता है। इस वजह से इनको रखा नहीं गया है एक्स ऑफिशियो मेंबर के रूप में, यानी पदेन सदस्य के रूप में। इसी प्रकार से राज्य में भी इनके जो डिम्यूनिटी यानी लघु रूप होते हैं, उसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो राज्य मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार की आयोग की बात किया, तो उसी के समकक्ष या आप कह सकते हैं उससे थोड़ा सा कमतर आप राज्य मानवाधिकार आयोग को रख सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की हम लोग बात कर रहे थे, यानी संस्थानिक। दूसरा जो है संस्थाओं को कैसे मजबूत किया जाए, जो अधिकारों के संरक्षण संबंधी संस्थाएं हैं, इसको लेकर के भी जो आयोग हैं वो सुझाव देते हैं सरकारों को। तीसरा ये है कि वो जेल की विजिट कर सकते हैं कभी भी, यानी कभी भी जेल जा सकते हैं, वहाँ मैनुअल चेक कर सकते हैं और वहाँ ऐसे इनमेट्स के हालात की जानकारी ले सकते हैं जो कैदी हैं, भाई वो कैसे रहते हैं, उनके रहन सहन का तरीका कैसा है। ये फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव नहीं। ऑब्जेक्टिव का भी एक बना सकते हैं, आप फंक्शन के पहले ऑब्जेक्टिव आप कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में तो 3 ही है, एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट का है, एक आप कह सकते हैं कि मानवाधिकारों को बनाए रखने के लिए और क्या क्या आयोग को करना चाहिए, इस संबंध में सरकार को क्या क्या सुझाव देना चाहिए उससे संबंधित है। और एक जो है लीगल मैटर्स है, लीगल फ्रेमवर्क, यानी जो कानूनी जो ढांचा है उसके तहत रहते हुए उसमें मानवाधिकार संरक्षण और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है, इस संबंध में भी सरकारों को सुझाव देना, ये इनका काम है। अब हम लोग फंक्शन पर आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में 3 ही का जिक्र करना है, फंक्शन में थोड़ा कई हैं। अब इससे चौथा हम फंक्शन जिक्र करने जा रहे हैं। चौथा फंक्शन भी लीगल और मैटर से ही रिलेटेड है, लीगल मैटर्स में ये दखल दे सकते हैं, ठीक है। और 5वां जो है वो ये है कि भाई ये मानवाधिकार लिटरेसी, यानी उसकी साक्षरता, यानी मानवाधिकार संरक्षण कैसे किया जाए, इस संबंध में लोगों के बीच जागरूकता कैसे पैदा की जाए, इसको लेकर के भी ये काम कर सकते हैं। इसके अलावे इनको कुछ और भी फंक्शन मिले हुए हैं, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते और अभिसार, यानी चाहे वो ट्रीटी हो या एग्रीमेंट हो या कविनेंट हो, इनका अध्ययन करना है और सरकार को, केंद्र सरकार को ये बताना है भाई आप फला चीज़ करिएगा तो मानवाधिकार संरक्षण और बेहतर तरीके से हो सकेगा। तो इस प्रकार से ये एक छठा फंक्शन आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए केवल आप इसका जिक्र करेंगे, राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए इसका जिक्र नहीं करेंगे, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन
और सब चीज़ें कॉमन रहेंगी। इसके अलावे रिसर्च को प्रमोट करना, एनजीओ की हेल्प करना जो इस क्षेत्र में संलग्न हैं, और साथ ही ऐसे इन जनरल मानवाधिकार को कैसे बढ़ाया जाए, जैसे आतंकवाद से मानवाधिकार प्रभावित, तो आतंकवाद को रोकने संबंधी भी सुझाव दे सकते हैं। यानी जो प्लेजर ह्यूमन राइट्स का है उसको इनहिबिट जो करता है, जो भी रोकता है, उसके मार्ग में बाधक बनता है, उसको रोकने संबंधी उपाय कैसे बनाए जाएं, कैसे किए जाएं, इस संबंध में भी ये सुझाव दे सकते हैं सरकारों को। और कोर्ट में अगर कोई मामला चल रहा है मानवाधिकार जिसका के उल्लंघन संबंधी, तो बीच में ये दखल दे करके अतिरिक्त साक्ष्य दे सकते हैं। रोकने की कार्रवाई तो कर नहीं सकते, लेकिन ये है कि साक्ष्य दे करके उसको और मजबूती प्रदान कर सकते हैं केस को, ताकि कोर्ट से सही फैसला आ सके। ये सब जो है काम केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर काम कर रहे मानवाधिकार आयोगों का है। यही मानवाधिकार चार आपको बनाना है वर्किंग में, जैसे चौथा या पांचवा आपका ऑब्जेक्टिव को अगर जोड़ेंगे तो पांचवा हेडिंग हो जाएगा। वर्किंग कंडीशन में आप मोटे तौर पर आप कह दीजिएगा कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, इमॉरल ट्रैफिक इन ह्यूमन, ये प्रोहिबिशन ऑफ इमॉरल ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग 1956 में पहली बार ये कानून पंडित नेहरू के समय में बना था। इसको रोकने में काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल किया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने, खास करके हैदराबाद, पश्चिम बंगाल, इन सब जगहों पर। उसके अलावा पंजाब में जो लोग आतंकवाद, जब वहाँ खाड़कुओं का, यानी जब खालिस्तान का वहाँ दबदबा था, खालिस्तान फोर्स का, और भिंडरवाले का उदय हुआ था, जर्नैल सिंह भिंडरवाले का, और वहाँ तमाम निर्दोष लोगों की हत्या हो गई, तो उसमें कंपेंसेशन देने का काम आदेश राज्य सरकार को देने संबंधी जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसने, और राज्य का जो मानवाधिकार आयोग है, दोनों ने इस दिशा में महती कार्य किया है। तो कंपेंसेशन यानी मुआवजा या क्षतिपूर्ति देने के क्षेत्र में भी ये काम किया है। चाइल्ड राइट्स, महिला राइट्स या वीमेन राइट्स आप कह सकते हैं, माइनॉरिटी और अल्पसंख्यकों के अधिकार, और इसी प्रकार से पिछड़े वर्ग, उसमें SC ST को भी शामिल कर लीजिए, इन सब के अधिकार स्थापित करने। जैसे अभी बिहार का एक केस था जिसमें एक ठाकुर साहब थे जो कि महिलाओं के का गृह संरक्षण गृह चलाते थे। उसमें पता चला कि भाई उसी की आड़ में वहाँ वेश्यावृत्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है और महिलाओं से ज़बरदस्ती कुकर्म कराए जा रहे हैं। तो इसमें ब्रजेश ठाकुर संभवतः नाम था उनका। तो इस मामले में भी राज्य के मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दोनों ने हस्तक्षेप किया था और इससे निजात दिलाने में राज्य सरकार पर दबाव बनाया था, जिसमें काफ़ी कामयाबी हुई। बाद में कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था इसका। तो इस प्रकार से मानवाधिकार के संरक्षण के लिए जो भी उपाय करना चाहिए ये दोनों करते रहें। यही वर्किंग कंडीशन में आपको बताना है, जिसमें आपको ये बताना है कि भाई आतंकवाद को रोकने का मामला हो या इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट का मामला हो या मानवाधिकार के संबंधित जो संस्थाएं हैं उनको और मजबूती प्रदान करने का मामला हो, या कंपेंसेशन क्षतिपूर्ति का मामला हो, या महिलाओं के बच्चों के अधिकारों का मामला हो, या अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति जनजाति जैसे वर्गों के हितों की रक्षा करने का मामला हो, या उनके मानवाधिकारों के संरक्षण का मामला हो। इस सभी दिशाओं में महती कार्य किया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग दोनों ने। इसीलिए जजों को वहाँ अपॉइंट करने में ज़्यादा सहूलियत रहती है सरकारों को, क्योंकि जज इस तरह के मामले पहले भी देखते आ रहे हैं, उन्हें बहुत सारे कानूनी चीज़ों के का ज्ञान होता है, क्योंकि कानून के दायरे में रह करके ही काम करना होता है, इसलिए वे कानून के दायरे में रह करके ही काम करते हैं। बहरहाल मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है राज्य ये मानवाधिकार आयोग के ने चाहे राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाला आयोग हो, चाहे राज्य स्तर पर काम करने वाला आयोग हो, यानी संरक्षण की दिशा में काफ़ी काम किया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग ने। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि वर्किंग कंडीशन या वर्किंग ऑफ द कमीशन में आप इस तरह की चीज़ों को डाल सकते हैं। अलग अलग पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट जनरेट करने की कोशिश करिएगा, जिससे एग्जामिनर को लगे कि आप बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं। इसमें बॉन्डेड लेबर को जोड़ दीजिएगा, यानी जो
ऐसे श्रम जिनका उल्लेख अनुच्छेद 23 में किया गया है संविधान के भाग 3 के अंतर्गत, यानी बंधुआ मजदूरी जिसको कहते हैं हिंदी में। तो इसके एबोलिशन के लिए, इसके समापन के लिए, अनटचेबिलिटी के समापन की दिशा में, यानी अस्पृश्यता निवारण की दिशा में भी बहुत सारा काम किया है आयोग ने। इसी प्रकार से बच्चों को खान वगैरह में लगाने या फैक्ट्री वगैरह में नियोजित करने 14 साल से कम उम्र के बच्चों को, उस दिशा में भी काफ़ी काम किया है आयोग ने। इसी प्रकार से समाज के अन्य गरीब तबके के लोग हैं, मछुआरे हैं या अन्य हैं, उनको इसके वेंजर्स हैं, यानी इसके वेंजिंग की जो प्रथा है, यानी मैला ढोने की, जो सर पर मैला ढोने की जो पुरानी प्रथा चली आ रही थी, उससे उनको मुक्ति दिलाने में बहुत सारा काम किया है। खास करके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इन सब मामलों में बहुत काम किया है और कोर्ट ने भी MC मेहता या अन्य मामलों में संज्ञान लेकर बच्चों के उद्धार के लिए, जैसे शिवकाशी में पटाखे की फैक्ट्री के विरुद्ध एक मामला आया था MC मेहता के 1996 में सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें पीतल कारखाना है या पत्थर काटने तराशने वाला जिससे हीरा बनता है वो कारखाना है, या चाबी बनाने वाला कारखाना है, या पीतल ब्रास का कोई काम काज है, या पटाखा बनाने का कोई काम है, या अन्य इस तरह से मिलते जुलते स्लेट वगैरह जैसे बनाने के जो कारखाने हैं, उन सब जगहों पर बच्चों के नियोजन पर रोक लगा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और राज्यों से कहा था कि भाई वो एक सोशल वेलफेयर फंड का निर्माण अपने यहाँ करें जिससे इन बच्चों का उद्धार करें। MC मेहता का केस था। इसी प्रकार से बहुत पहले 1982-83 में एशियाड केस आया था, उसमें भी श्रमिकों के हितों पीपल्स यूनियन फॉर ह्यूमन PUDR डेमोक्रेटिक राइट्स, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स करके संस्था थी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस केस में, उसको एशियाड केस के नाम से जानते हैं, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था, और स्वतः संज्ञान तो नहीं लिया था, पिटीशन पर लिया था, और उसमें भी एशियाई श्रमिकों के साथ जो भेदभाव हो रहा था उसको रोकने संबंधी कठोर कदम उठाने के लिए निर्देश दिए थे राज्य केंद्र सरकार को। तो इस प्रकार से उसे एशियाड केस के नाम से भी जाना जाता है। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इस तरह के तमाम काम किए हैं, जिसमें आयोग उस समय हालांकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग था नहीं, लेकिन PUDR संस्था के सिफारिश पर किया था, जो कि डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए काम करती थी। बाद में चलकर जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बना तो उसने इन सभी मुद्दों को अपने तहत लेकर के खोजबीन शुरू किया, और आज की डेट में वर्किंग जहां तक की बात है तो इस मामले में काफ़ी हद तक उसने सफलता अर्जित किया। खास करके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने, उसके निर्देश पर राज्य सरकारें भी काम करती रही हैं और राज्य मानवाधिकार आयोग भी उसी के अनुसार काम करता रहा है। तो इस प्रकार से आप 5 हेडिंग बनाइए। एक बना दीजिए इस्टेब्लिशमेंट का, दूसरा ऑब्जेक्टिव का, तीसरा बना दीजिए कंपोजिशन का, चौथा बना दीजिए आप फंक्शन का, और पांचवा बना दीजिए वर्किंग कंडीशन का। इस तरह से करके 5 हेडिंग बना दीजिए, और पांचों हेडिंग के तहत जैसा मैंने बताया उस तरह से चीज़ों का जिक्र कर दीजिए। उम्मीद है कि आप इससे पूरी तरह वाकिफ़ हो गए होंगे, इस लेक्चर से लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।